नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीपी ऑन डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है जो नर्सिंग केयर प्लान बना रही है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इस टाइप का आपका नर्सिंग केयर प्लान कुछ दिखता है, जिसमें असेसमेंट होता है पहला कॉलम। इसमें हम सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोस होता है और गोल्स होते हैं, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन होता है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी हमने डेटा समझे उसको सारे को इस टेबल में पुट कर देंगे, तो आपका नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पेशेंट की प्रोफाइल लेते हैं, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन डेटा भी कहते हैं, जिसको आप असाइनमेंट में लिखोगे तो आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख देना आप, या पेशेंट प्रोफाइल भी लिख देना, वो भी चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, नेम होता है, यह एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली हमने। एज है, ठीक है, पेशेंट की जेंडर लिखा है, ऑक्यूपेशन लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है, मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखी है जब पेशेंट एडमिट हुआ है वहाँ पे, ठीक है, डायग्नोस लिखा है कि उसको डीवीटी हुआ है, मेडिकल हिस्ट्री लिखी है, जो भी उसको मेडिकल हिस्ट्री बता रहा है पेशेंट लास्ट 5 डेज़ से, एलर्जीज़ लिखी हैं और वेट और हाइट लिखा है उसका। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा पेशेंट के लिए, ठीक है? तो उसके बाद आप फैमिली ट्री वगैरह या फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या फैमिली हिस्ट्री वगैरह जो भी होते हैं, असाइनमेंट में ऐड कर सकते हो। बट एनसीपी में ये सब चीज़ें आती हैं, जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको। तो असेसमेंट आता है सबसे पहला कॉलम, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा होते हैं। सब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बता रहा होता है कि वो क्या-क्या फ़ील कर रहा है। तो पेशेंट बता रहा है कि उसके जो सीधा पैर है ना, ठीक है, उसमें क्या है, हैवी फ़ील होता है काफ़ी वो, और पेनफुल रहता है वो काफ़ी उसमें। मतलब उसमें दर्द होता है और काफ़ी हैवी फ़ील होता है उसमें राइट लेग में। और क्या, पेन इंक्रीज़ होता है जब भी वो स्टैंड करता है या वॉक करता है। मतलब जब भी खड़ा होता है और चलता है ना, तो उसका पेन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसको क्या है, पैर में कभी-कभी गर्माहट सी भी फ़ील होती है। जो पैर है ना, उसमें दिक्कत हो रही है, उसमें क्या है, कभी-कभी गर्माहट भी फ़ील हो रही है पेशेंट को। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करके निकालती है, ठीक है? तो इसमें क्या है, स्वेलिंग इन राइट काफ, मतलब उसकी राइट की जो पिंडी है ना, पिंडली होती है, जो सीधी पिंडी होती है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई है। रेडनेस भी आ गई और वहाँ पे गरम-गरम सा भी लग रहा है उसको, जो भी अफेक्टेड एरिया है ना, वहाँ पे वार्म सा लग रहा है उसको पेशेंट को, रेडनेस भी हो गई है। पेन हो रहा है उसको, डिसोर्बिलेक्शन पे, ठीक है, और फुट पे, जिसको पॉजिटिव होमस साइन भी बोलते हैं, ठीक है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या बता रहा है उसको, कि उसके डीवीटी आ रहा है उसके राइट लेग में, ठीक है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस आ रहा है उसके। पेशेंट को थोड़ा माइल्ड फीवर भी, अगर उसको पेन हो रहा है, तो थोड़ा-सा माइल्ड फीवर हो जाता है उसमें। अब उसके बाद जो, अगर इस दोनों डेटा को मिलाया जाए ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को, उससे मिलके बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है? दोनों डेटा को मिलाते हैं तो हमारा बनता है नर्सिंग डायग्नोस। अब इसमें क्या, हमारा पेशेंट कह रहा है इम्पेयर्ड टिश्यू हो गए उसके, परफ्यूजन हो गया, कि किससे रिलेटेड, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि उसके वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही है, तो उसको क्या है, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन हो गया है पेशेंट को। एक्यूट पेन, और उसका काफी तेज पेन हो रहा है, क्योंकि उसको जो इन्फ्लेमेशन हो गई है पैर में, और स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, उसकी वजह से क्या हो गया, पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है। रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म बढ़ गया उसका, क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो रही है ना, थक्के जम रहे हैं खून के कहीं-कहीं पे, तो उसको क्या है, लंग्स में भी थक्के जमने के क्या है, उसके रिस्क बढ़ गया है उसका पेशेंट का। नॉलेज डेफिसिट है वो, पेशेंट को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके इस डिसीज़ के बारे में, ठीक है? इसलिए क्या, उसको एंग्ज़ायटी वगैरह भी हो रही है, और उसको पता नहीं है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, प्रिवेंशन करना है डीवीटी का, तो इसलिए उसको उसकी नॉलेज भी काफ़ी कम है इससे, डिसीज़ को से रिलेटेड। उसके बाद हम गोल्स बनाते हैं। हम 2 टाइप के गोल्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं एकदम रिलीफ देने के लिए, लॉन्ग टर्म होते हैं पेशेंट को आगे के लिए सेटल करने के लिए, कि वो सही रहे बिल्कुल। तो पेशेंट क्या, हमने क्या टारगेट बनाया, स्टार्टिंग का गोल बनाया, पेशेंट का जो पेन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा विदिन 3 डेज़, मतलब आने वाले 3 दिनों में पेशेंट का क्या पेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और पेशेंट क्या कर पाएगा, वर्बलाइज़ अंडरस्टैंड कर पाएगा डीवीटी को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को समझ पाएगा कि होता क्या है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स को देख पाएगा, इसको कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या बनाते हैं हम, कि पेशेंट क्या करेगा, नॉर्मल ब्लड फ्लो को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, और क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा रिकरेंस को, कि पेशेंट को जो ब्लड फ्लो है ना, वो खराब ना हो, मतलब सही तरीके से चलता रहे, और उसकी रिकरेंस दोबारा ना हो। और क्या करें, पेशेंट विल अडेयर टू प्रिस्क्राइब, जो उसका ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर पाएगा, और लाइफस्टाइल चेंजेस को वो फॉलो कर पाएगा, जो भी उसको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाएंगे। अब आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्लानिंग करनी है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। पेशेंट के क्या है, लिम्ब सर्कमफ्रेंसेस को क्या करना है, हमने मॉनिटर करना है, और क्या क्वेश्चन, कलर को देखना कि पेशेंट के जो अंग है उसपे कहीं पे कलर पे कुछ अलग सा कलर तो नहीं हो रहा जो जो भी अंग है पेशेंट के, ठीक है। टेम्परेचर चेक करना उसका डेली, की बुखार वगैरह ज्यादा तो नहीं हो रहा। और क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है एंटीकोगुलेंट, जो आते हैं, जो थक्का जमने से रोकते हैं ना खून का, उस टाइप की दवाइयाँ उसको प्रिस्क्राइब कर रखे, जो भी डॉक्टर ने वो उसको एडमिनिस्टर करने देनी है।
कि अफेक्टेड जो लेग्स हैं उसको एलिवेटेड रखना है ताकि स्वेलिंग क्या क्या हो सके, कम हो सके। मतलब जो उसका सीधा लेटा हुआ ना, उसके क्या है, पाँव को उठा के रखना है हो सके तो, ठीक है? ताकि उसकी जो स्वेलिंग है कम हो जाए वहाँ पे। वार्म कंप्रेसेस, गरम चीज़ रखनी है पाँव पे, ठीक है? जैसे पेशेंट जो फिजिशियन है वो एडवाइस करे आपको। एजुकेट करना उसको प्रोलॉन्ग सिटिंग के लिए कि ज़्यादा देर तक आपने बैठे रहना है ना, या स्टैंड नहीं करके रहना है, ठीक है? तो ये आपने क्या करना है, इंटरवेंशंस करने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स, जो भी हमने इंटरवेंशन किए वो क्यों किए हैं, वो लिखे जाते हैं हमारे रैशनल्स में। मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम हर चीज़ की, ताकि उसमें ये देख पाएँ कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या कंडीशन हमारी वर्स होती जा रही है, खराब होती जा रही है। एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं पेशेंट को ताकि उसका जो क्लॉट ग्रोथ है ना, जो थक्के जम रहे हैं, गाँठें बन रही हैं खून की, वो कम हो जाएँ, प्रिवेंट हो जाएँ और क्या करें, नई गाँठें भी ना हो, उनकी फॉर्मेशन ना हो बिल्कुल भी। एलिवेशन कर रहे हैं पेट पाँव को उसको, ठीक है? ताकि वेनस रिटर्न हो और उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। मतलब पाँव को ऊपर रखेंगे तो उसकी क्या होगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी। वार्म कंप्रेसेस कर रहे हैं, गरम पट्टी या गरम कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं वहाँ पे, सिक्का कर रहे हैं उसका, सिकाई कर रहे हैं, ताकि जो उसकी ब्लड सर्कुलेशन है उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाए और जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना पेशेंट को, उसमें क्या हो जाए, पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। अवॉइड कर रहे हैं उसकी प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी ताकि रिस्क ऑफ क्लोट रिकरेंस कम हो जाए हमारा, ठीक है? ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा, ज़्यादा देर तक बैठा रहेगा, तो क्या है, जो क्लोट का रिकरेंस का वो चांस होता है ना, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? उसको कम करने के लिए उसको बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, ना बैठे रहें। लास्ट में हमने क्या, इवैल्यूएशन, जो भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, उससे हमें क्या रिजल्ट मिला है, ये हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। तो पेशेंट क्या रिपोर्ट कर रहा है, रिड्यूस पेन को, उसका पेन जो है वो कम हो रहा है, उसकी स्वेलिंग भी क्या हो गई है, कम हो गया है। जो लिप सर्कमफ्रेंसेस है पेशेंट का, वो डिक्रीज़ हो गया बाय 2 सेंटीमीटर। और क्या पेशेंट समझ पा रहा है इस चीज़ को कि उसको डीवीटी को कैसे प्रिवेंट करना है, और सारी स्ट्रैटेजी है वो समझ पा रहा है, देख पा रहा है कि क्या-क्या स्ट्रैटेजी इसमें लगाई जाएँगी। उसको जो लंग्स में क्या एम्बोलिज़्म का साइन हमें लग रहा था कि हो सकते हैं, वो भी हमने ऑब्ज़र्व नहीं किए हैं कि पेशेंट के मतलब लंग्स में कोई दिक्कत नहीं, क्लॉटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं आई है। तो लास्ट में हमने क्या किया, सारे डेटा को हमने क्या किया है, इस टेबल में पुट कर दिया है, तो आपका नर्सिंग केयर प्लान बन के ये ऐसे तैयार हो गए हैं आप। ये आपका प्रॉपर एक नर्सिंग केयर प्लान है, जो आप सीधा असाइनमेंट में एज़ इट इज़ भी सबमिट करा सकते हो। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। या फिर अगर उसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए हो आपको इस नर्सिंग केयर प्लान की, तो आप वो भी मेरे को, मैं नंबर डाल दूँगा अपना, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मेरे से वो ले सकते हैं। ठीक है? थैंक यू बच्चों।